Hello, Namaste Bachcho. Today we are here with another topic, that is heredity. That is a very important topic of the second term. Few of the videos I have prepared for the reproduction chapter already. I will go into those videos later on, go for those videos later on. This chapter is one of the most important chapter of this bio, your 10th class bio, that is heredity. Heredity itself, the word as explained, as you have earlier studied, heredity is something related to the genetics, so that is the characters which are transformed, that is transmitting from one generation to another. अगर हम बात करें बच्चों की, आप लोग खुद कैसे दिखते हो, तो आप लोग का जनरली आंसर यही होता है कि हाँ भाई, हम अपने पेरेंट्स की तरह हैं, आइदर मामा की तरह हैं या फादर की तरह हैं, जो भी। ठीक है। तो यहाँ पर मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था, देखो मैंने यहाँ पे जो स्लाइड्स रखी हैं उनको आप लोग देख लो। मैंने जनरल टर्म्स लिया एक, तो फिर मैंने एग्जाम्पल लिया है जनरल टर्म्स के साथ, फिर मैंने मेंडल एंड मेंडलिज्म को एक्सप्लेन किया है। ठीक है। उसके बाद फिर उनके लॉज को, मतलब पाइसम सेटिवम उन्होंने लिया था, उन्होंने कुछ तरह के सिंबल्स को यूज किया था अपने एक्सप्लेन करने के लिए। फिर मेंडल का ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड चूजन बाय मेंडल, ट्रेड्स उन्होंने कौन कौन से ट्रेड्स रखे थे, मेंडल को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पाइसम सेटिवम को ही लिया। इस तरह से आज मेरे इतने स्लाइड्स पे बात होगी। एक यहाँ पे एक लिंक क्रिएट किया हुआ है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे, मैं इस पूरे पीडीएफ को डाल भी दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग को यहाँ पे मेरा एक यूट्यूब का लिंक मिलेगा, जहाँ पे आपको ट्रेड्स चूजन बाय मेंडल कौन से डोमिनेंट है, कौन से रिसेसिव है। तो बड़ा ही, मे भी कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मैम अचानक से बायो पढ़ाते पढ़ाते क्या पढ़ाने लग गई। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कैसे करना है, कैसे समझना है, ये हमारे लिए भी एक चैलेंज होता है। बच्चों को कैसे समझाएं ये चैप्टर को। मैं क्या करती हूँ, मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि पहले चीजों को समझ लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद उसको अप्लाई करो। ठीक। अगर आप समझते हो कुछ चीजों को, तो हो सकता है आपको नहीं समझ में आएगा, लाइक जीन्स, एलीज, जीन सिंबल, मे बी कुछ इसमें टर्म्स हैं जो आपको लगेगा कि एकदम नया पढ़ने के लिए है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको पढ़ो। उसके बाद फिर मेंडल ने कैसे उसको यूटिलाइज किया, मतलब दो तरीके से पढ़ाते हैं। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट मेंडल की कहानी सुनाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर इन टॉपिक्स पे जाते हैं। मैंने एक सीरियल ऑर्डर में इसको अरेंज किया है, तो कोई कारण होगा कि मेरा ये तरीका है पढ़ाने का। ठीक है। तो लेट अस बिगिन विद द जनरल टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स। आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग मुझे बताएंगे कि हाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। मैं आपको अपना टेलीग्राम का लिंक मैंने कई बार डाला भी हुआ है, मैं फिर डाल दूंगी। आप लोग प्लीज उस पर क्वेश्चंस पूछो। क्वेश्चंस पूछोगे या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी में डाल दूंगी, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। General terms related to genetics. Gene. A unit of inheritance is called gene, that is assigned to the expression of particular character. अब देखो, इंग्लिश है यहाँ पे लिखा हुआ, सिंपल लैंग्वेज। अब ठीक है, इसका मतलब तो ट्रांसलेट करना नहीं है मुझे। आप एक्सप्लेन कैसे करो, आप अपने दिमाग में खुद को इमेजिन करो। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीन, मतलब ये क्या है ये छोड़ दो अभी फिलहाल, दिमाग में सोचो। एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर, मतलब आपके फेस को चलो ले लो। आपके फेस में आपका आईज कैसा है, आपका बचपन से सुनते आए हो, अरे वाह आपके आईज तो आपके मामा जैसे हैं, आपके पापा जैसे हैं। तो एक्सप्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर कैरेक्टर यही होता है। आईज आपका कैसा है, नोज आपका कैसा, आपका फिंगर हैंड का कैसा, आपका हाइट कैसा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स, द जेनेटिक कैरेक्टर्स, जो कि आप लेकर इनहेरिट करके आए हो अपने पेरेंट्स से, आप अपने बाद अपने ऑफ स्प्रिंग को दोगे। इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है जीन। अब फिर से पढ़ो डेफिनेशन। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीन, दैट इज असाइंड टू द एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर। मतलब जो भी कैरेक्टर आपके बॉडी में एक्सप्रेस हो रहा है, उसको कौन इनहेरिट करता है, जीन इनहेरिट करता है। अभी याद करो, जीन आपने कहाँ पढ़ा था, जीन आपने पढ़ा था क्रोमोसोम्स पे। तो दीज जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में भी कहाँ पर, डीएनए में। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में डीएनए, डीएनए में ये जीन्स। इतना काफी है आप लोग के लिए। चलिए एलील्स में बात करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स एटलीस्ट टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन और अ यूनिट फैक्टर। देखो बच्चों, ये ना मैं एक काम करती हूँ, तुम लोग के लिए एक स्लाइड में सामने रखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैं रखती हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर, हाँ ठीक है, ये वाला देख लो बेटा।
कैपिटल टी, जैसे मेंडल ने क्या किया था ना, मेंडल ने पूरी तरह से प्लांट्स पे वर्क किया था। उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, बट टीएच मॉर्गन फिर आए, उन्होंने ड्रोसोफिला पे काम किया था, उनको मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है। अब तो कैपिटल टी मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लांट पे काम किया था। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, जो टॉल कैरेक्टर है उसको यहाँ पे, जहाँ पे मेरा कर्सर है, उसको डिनोट कर रहा है कैपिटल टी, क्योंकि ये डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट के लिए कैपिटल टी। अगर रिसेसिव है, ये थर्ड वाला देखो, रिसेसिव के लिए स्मॉल टी। गॉट इट? ठीक है। और हाइब्रिड टॉल, इस पे अभी आप फिलहाल मत जाओ, ये अभी सिर्फ एलील्स को समझो, आपकी एलील्स क्या है। अब वापस से आ जाओ एलील के डेफिनेशन पर। इट रिप्रेजेंट्स एटलीस्ट टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन और अ यूनिट फैक्टर। अब यहाँ पे यूनिट फैक्टर क्या था बच्चों? टॉल कैरेक्टर था, और उसको जो रिप्रेजेंट कर रहा था एटलीस्ट टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स, दो जीन से रिप्रेजेंट कर रहा था। कैपिटल टी यही होता है एलील्स। ठीक है। कैपिटल टी डोमिनेंट के लिए, स्मॉल टी डॉफ के लिए, और कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि हमें मिक्स टाइप का मिला, दैट इज ऑल्सो अलील। तो सारे कैरेक्टर टॉल के लिए हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल, मतलब हमने जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, उन्हीं को हमने यूज किया था, मतलब मेंडल ने उन्हीं को यूज किया था, आज तक उनको वही मानते चले आ रहे हैं। मेंडल के जानते हो, साथ मेंडल के साथ ऐसा था कि जब उन्होंने ये सारी चीजें बताना स्टार्ट की थी ना, तो लोग सोचते थे ये क्या बता रहे हैं, मतलब उस समय जब आप इस समय भी पढ़ोगे तो आप लोग को लगेगा कि क्या आ गया अचानक से टॉपिक। और सोचो मेंडल ने जब इस सारे थीसिस को दिया, हाइपोथेसिस को दिया, तो उस समय के लोग तो उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। उनके मरने के बाद उनको पहचान मिली, उनके वर्क को पहचान मिली, और बाकायदा उनको लिखा गया। जीन सिंबल, each trait or character is provided by a symbol, for example capital T capital P for tallness। देखिए देखो सिंबल है, ठीक है। और कैपिटल स्मॉल टी मतलब सिंबल यूज किया गया। ठीक है। तो जीन सिंबल हो गया। जीनोटाइप, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये दो कैरेक्टर जो है, मैं जीनोटाइप और मैं आपका ये फिनोटाइप, ये दो मैं फिलहाल अभी छोड़ दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं जब क्रॉस को एक्सप्लेन करूंगी तब एक्सप्लेन कर दूंगी इस पर्टिकुलर स्लाइड पर आकर के। ठीक है। आप इसलिए घबराना मत, अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं नंबर 3 स्लाइड पे आ रही हूँ। देखो नंबर 3 स्लाइड में साफ क्या लिखा है। इनहेरिटेंस की बात करें, मतलब जो कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे से मेरे बच्चों में गया, या आप में आपके पेरेंट्स से आया, तो इनहेरिटेंस इसको हम कहते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब क्या होता है? आइदर नेक्स्ट जनरेशन और ऑफस्प्रिंग होता है। It is the basis of heredity. Heredity refers to the transmission of genetic characters from parents to the offspring. बच्चों inheritance का definition आता ही आता है, heredity का definition आता ही आता है। ये दो, अब देखो अब टर्म टू वी डू नॉट नो कि अभी क्या कंडीशन है, कैसे होगा, क्या होगा, बट हमें ये पता है कि सब्जेक्टिव होने वाला है। तो अब आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगे, आप उनसे एक बार प्लीज पढ़िएगा अच्छे से। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। इनहेरिट करना मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना, दैट इज व्हाट इनहेरिटेंस इज। हेरिडिटी रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। चैप्टर का नाम ही है, चैप्टर में तो दो पार्ट था, एक पार्ट तो डिलीट हो गया कोरोना के कारण, पैंडेमिक सिचुएशन के कारण, बच गया सिर्फ हेरिडिटी, इवोल्यूशन वाला पार्ट हट चुका है। तो हेरिडिटी रेफर्स द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है। हेरिडिटी क्या करता है? जो भी जेनेटिक कैरेक्टर है आप में, उसको नेक्स्ट जनरेशन में या आपके पेरेंट्स से आप में लेकर आया। और याद करो मैंने जो पहला ही टॉपिक उठाया था वो क्या था? जीन। तो कौन ट्रांसमिट करता है? एक्चुअली हेरिडिटी होता ये है, बट इसको कैरेक्टर को ट्रांसमिशन कौन करता है? हेरिडिटी यूनिट्स अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग आराम से आंसर कर लोगे, आपने 9th में ही पढ़ा है, वो है जीन्स। ठीक है। चलो अब आते हैं मेंडल के ऊपर। भाई इनके ऊपर भी जरूरी है हमें जानना, मेंडल कौन थे, मेंडल एंड मेंडलिज्म। तो इनका पूरा नाम है जी जी जे मेंडल। ठीक है। तो ही कंडक्टेड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप इन्होंने लिया था। पहले तो इनको बड़ा टाइम लगा, इन्होंने कहा कि मैं किस पे करूं काम, प्योर पेरेंट प्लांट इनको चाहिए था। देखो बच्चों कोई भी डिस्कवरी होती है तो इतनी आसान नहीं होती कि आज करे और कल कोई अपना हाइपोथेसिस दे दे। इट टेक्स एक्चुअली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम, मेनी इयर्स इट टेक्स, कई साल लग जाते हैं। इन्होंने तो अगर सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट ही करना होगा तो इनको कितना टाइम लग गया होगा।
पर इन्होंने खैर सिलेक्शन किया होगा प्योर पेरेंट का। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा ध्यान रखा कि प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट्स बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड रेजिंग ऑफ सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन बाय ऑफ हाइब्रिड्स। यानी कि पहला इन्होंने क्या ख्याल रखा कि जो पहला जनरेशन ये निकालेंगे वो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से होगा। मतलब वो खुद के सिलेक्ट करेंगे कि दो एक कैरेक्टर होगा, एक टॉल होगा तो डॉफ होगा, एक येलो होगा तो ग्रीन होगा, एक राउंड होगा तो रिंकल्ड होगा। ये सारे कैरेक्टर्स के बारे में मैंने एक स्लाइड पे डाला भी है, आगे मैं दिखा दूंगी आपको। तो ये इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करवा के F1 जनरेशन निकलवाया और F2 जनरेशन के लिए इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन किया बच्चों। ठीक है, ये सारे स्टेप्स लिए। फिर ही डिड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी। इनके लिए सबसे आसान था, मतलब इन्होंने और भी चीजों पे ट्राई किया होगा, पर गार्डन पी जो होता है, जिसका कि साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटिवम, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पाइसम सेटिवम या सटाइवम, हाउ यू प्रोनाउंस इट एज, फॉर 7 years। देखो कि मैंने कहा था ना कई साल लग जाते हैं, 7 साल इन्होंने यही काम किया। एंड प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों आपको इस चैप्टर में लॉज ही पढ़ना है, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ना है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ना है। ठीक है मेरे, प्लीज आप वीडियोस को कई बार सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। दीज लॉज आर कॉल्ड एज मेंडलिज्म, इन्होंने इसको नाम दिया। सिंबल यूज टू शो मेंडल्स क्रॉस, पी पेरेंट्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उस पर जरा ध्यान देना, क्योंकि जैसे ही मैं आगे आपको कोई भी एक क्रॉस बताऊंगी, कोई भी एक क्रॉस, तो वहां पे ये सारे टर्म यूज होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ। देखिए सिर्फ आप सिंबल पे ध्यान दीजिए। पेरेंट्स के लिए पी, कैपिटल पी। फर्स्ट फीलियल जनरेशन के लिए F1, सेकेंड फीलियल जनरेशन के लिए F2। फीलियल रेफर्स टू द ऑफस्प्रिंग। मैंने ये कहा है बच्चों को कि F का मतलब फीलियल, फीलियल का मतलब ऑफस्प्रिंग। ये आ जाता है कई बार क्वेश्चंस में, पूछ देते हैं वो लोग। अब जरा ट्रेड्स पे ध्यान दे दो। मेंडल ने, जैसा कि हमने कहा 7, आपसे ना 10th क्लास में हम लोग पता है ज्यादा से ज्यादा किस पे आपको डिस्टर्ब करते हैं, मैं बता देती हूँ। सीड के शेप पे आपसे क्वेश्चंस करते हैं, सीड के कलर पे आपसे क्वेश्चन करते हैं। ये ब्लू दिख रहा है बट येलो होना चाहिए यहाँ पे कलर, जो भी मैंने इमेज लिया है। इन्फ्लेटेड और फिर पॉड शेप आपका कंस्ट्रिक्टेड, इस पे भी उतना खास क्वेश्चन नहीं होता, पॉड के कलर पे क्वेश्चन होता है। फ्लावर कलर, फ्लावर लोकेशन, प्लांट साइज, ये सब प्लांट साइज पे फिर होता है, इस पे बहुत क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग। मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम लोग इसी पे जनरली बच्चों को कहते हैं कि बनाओ, आप दिखाओ करके। टॉल कैरेक्टर एंड शॉर्ट कैरेक्टर, टॉल के साथ आप डॉफ भी बोल सकते हो। ये पता है इस बार के क्वेश्चन पेपर में भी आया था, 12th के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि डोमिनेंट उन्होंने दे दिया था एक्साइल एंड टर्मिनल, ऑप्शन में था, बच्चे कई गलती करके चले आए। तो आपको तो 10th में ही पढ़ा दिया जाता है कि 7 कैरेक्टर में कौन डोमिनेंट है, कौन आपका रिसेसिव कैरेक्टर है। मैडम बार बार डोमिनेंट और रिसेसिव की बात कर रही है, मैं ये आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्लियर करूंगी कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है। अभी मैंने सिर्फ ये इंट्रोड्यूस किया आपके सामने, और एक ही लेक्चर में मैं अगर इतनी सारी चीजें बोल दूं ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अभी आप स्लोली स्लोली आप जाओ, और मैंने बार बार कहा एक वीडियो को आप कई बार देखोगे तो ही आपको क्लियर होगी ये चीजें। ठीक है, तो फ्लावर के लोकेशन में डोमिनेंट है एक्साइल, एक्साइल पोजीशन, एंड टर्मिनल जो है वो आपका रिसेसिव कैरेक्टर है। फ्लावर का कलर में पर्पल है डोमिनेंट, और व्हाइट जो है रिसेसिव कैरेक्टर है। इस तरह से ट्रेड्स जो चुजन है यहाँ पर टोटल। ठीक है, ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके लिखा है, मैं इस पे बात करूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर डायहाइब्रिड क्रॉस मैंने यहाँ पे ट्रेड में रखा है, इस पे भी मैं बात करूंगी। एक वीडियो में नहीं, एक वीडियो में अगर मैं बात करूंगी तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बार जरा सा रिवाइज कर लें कि मैंने आज स्टार्ट किया। मैं सीधे चली जाती हूँ स्लाइड 1 पर कि मैंने स्टार्ट किया तो क्या स्टार्ट किया। मे बी कुछ बच्चों को क्लियर हो गया होगा तो उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने सबसे पहले आज हेरिडिटी का जनरल टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स दिया, जिसमें कि जीन वर्ड यूज हो रहा है, एलील यूज हो रहा है, जीन सिंबल यूज हो रहा है। और मैंने जीनोटाइप और फिनोटाइप को तो मैंने कहा कि जब मैं क्रॉस बताऊंगी तब मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये बच्चों ये जीनोटाइप और फिनोटाइप तो लिखने आ जाता है कई बार कि जीनोटाइप को लिखिए। ठीक है, लिखना अलग चीज है, याद करना अलग चीज है, लेकिन हाँ समझना अलग चीज है। उसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल से फिर ये फिनोटाइप ये मैंने यहाँ पे दे दिया आपको। ठीक है, फिर मैंने इनहेरिटेंस आपको एक वर्ड दिया कि इनहेरिटेंस होता क्या है, हेरिडिटी क्या होता है, मेंडल और मेंडलिज्म कैसे आया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने कैसे किया, इन्होंने किस पे काम किया, कौन सा प्लांट लिया,
ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट इन्होंने कितने स्टेप्स में किए, क्या क्या किया, ठीक है। फिर उन्होंने गार्डन पी पे काम किया, पाइसम सेटिवम पे काम किया 7 साल के लिए। फिर उन्होंने अपने लॉज दिए, जिसको हम मेंडलिज्म कहते हैं, और कौन कौन से सिंबल ये यूज करते हैं। अगर आप इतना भी समझ गए हो ना, तो और यहाँ पे मैंने ट्रेड्स आपको बता दिया कि मेंडल ने कौन से 7 ट्रेड लिए थे। अगर आप इतना भी कर लेते हो आज के एक वीडियो को रिवाइज, तो नेक्स्ट वीडियो में आप इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आते हैं हम लोग, फिर एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके, थैंक यू।